हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैंने सोचा कुछ अलग करूं, मैं अपने बचपन का शौक पूरा कर लूं। मुझे हमेशा से ही टीचर बनना था, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू टीच। अब वो डिसाइड आप करोगे इट वाज अ गुड टीचर और अ बैड वन, और मेरे को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। मेरे पास कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा सेटअप नहीं है, बट आई थिंक मैंने भी ये सारी चीज़ें अपनी बुक से मैं आपको ऑप्था पढ़ाने वाली हूँ। आज वी विल स्टडी एंटी यूवीआइटिस। सो ऑल द इन्फॉर्मेशन इज गेन फ्रॉम ए खुराना, दैट इज़ द बुक जहाँ जो मेरा सोर्स है। और मैंने भी अपने टीचर से, जो मेरी फैकल्टी है कॉलेज की, एंड द एप्स आई यूज़, उस सब की नॉलेज को लेके कंबाइन करके सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो दिस इज़ हाउ वी गो। लेट्स स्टार्ट विद एंटी यूवीआइटिस विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं टॉपिक के नाम से, एंटी यूवीआइटिस। पहली बात तो ये आइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ एनीथिंग। कहीं पे भी किसी भी चीज़ की इन्फ्लामेशन होती है तो हम आइटिस लगाते हैं। यानी कि ये जो यूविया है, ये कोई चीज़ है, यूविया की इन्फ्लामेशन होगी तो हम उसे यूवीआइटिस बोलेंगे। यूविया इज 3 चीज़ों से बनता है, हमारे आई के 3 स्ट्रक्चर से। दैट इज फर्स्ट आयरिस, सेकेंड सिलरी बॉडी, एंड थर्ड इज कोरोइड। टू बी मोर प्रोसाइज, सिलरी बॉडी प्लस सिलरी प्रोसेसेस। क्योंकि हमारा इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इनके साइंटिफिक नेम अगर आप देखो तो उसको हम बोलते हैं पार्स प्लाइकेटा और पार्स प्लेना। थोड़ा नाम से समझ आएगा। प्रोसेसेस हमारे ऐसे होते हैं ना, ये जब आप सिलरी बॉडी बनाते हो, हम इसको एक साथ ही सिलरी बॉडी बोल देते हैं, बट दिस इज सिलरी बॉडी एंड दीज आर द सिलरी प्रोसेसेस। तो ये प्लेन सा है, ये बॉडी है, इसका नाम है पार्स प्लेना। ये प्रोसेसेस है, प्रोसेस पार्स प्लाइकेटा। तो सिलरी प्रोसेस इज पार्स प्लाइकेटा, सिलरी बॉडी इज पार्स प्लेना। इन तीनों को मिला के बनता है यूविया। यूविया की इन्फ्लेमेशन इज यूवीआइटिस। अगर कुछ एंटीरियर है तो पक्की बात है कुछ पोस्टीरियर भी होगा, और हो सकता है कुछ और भी, बट हमें पता है एंटीरियर के साथ पोस्टीरियर होता है। कब एंटीरियर बोलेंगे, कब पोस्टीरियर, लेट्स गेट इनटू इट। एंटीरियर होगा यानी इन्हीं में से कुछ इन्वॉल्व होगा, तब हम एंटीरियर बोलेंगे। आइरिस, ये आगे आपने जो आई का स्ट्रक्चर देखा है उसमें भी ऐसे करके होता है। तो आगे ये आता है सिलरी प्रोसेस, यहाँ होती है बॉडी, और आइरिस तो हमारा सबसे आगे है ही। तो एंटीरियर में होगा आइरिस प्लस दिस सिलरी प्रोसेस, दैट इज पार्स प्लाइकेटा। अगर हमारे इतने स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है तो हम उसको एंटीरियर यूवीआइटिस बोल देते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर हमारा आइरिस का प्रीडोमिनेंट इन्फ्लेमेशन है, यानी आइरिस ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है और जो हमारे सिलरी प्रोसेस है वो कम इन्फ्लेम्ड है, तो हम इसको बोलते हैं आयराइटिस। यानी कि आइरिस इज प्रीडोमिनेंटली इन्फ्लेम्ड। यहाँ पे जब हमारे सिलरी प्रोसेस, तो ये क्या है, सिलरी, सिलरी से हमारे पास आएगा साइक्लाइटिस। और जब हमारा दोनों इक्वली इन्वॉल्व है तो हम उसको बोल देते हैं आयरेडोसाइक्लाइटिस। हम लोग एंटीरियर यूवीआइटिस को आयरेडोसाइक्लाइटिस ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि बहुत रेयर है कि आइरिस प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व और सिलरी प्रोसेस अलग से, हमेशा ये दोनों साथ में ही इन्वॉल्व होते हैं। तो या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है एंटीरियर यूवीआइटिस, और इट कुड बी आयराइडोसाइक्लाइटिस। तो आयराइडोसाइक्लाइटिस आया तो हमें क्या लिखना है, एंटीरियर यूवीआइटिस ही लिखना है। तो ये हमने बात करी कि इस नाम का क्या मतलब है। अब इसमें टॉपिक्स की बात करते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ मैं लिख के बताती हूँ। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन, उसी से मैंने स्टार्ट करा है, कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर और एक कैसी क्लासिफिकेशन है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसकी इटियोलॉजी। इटियोलॉजी किसे बोलते हैं, कि उस चीज़ का कॉज क्या है, कॉज किस वजह से वो हो रहा है। तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे इसकी पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मतलब कि क्या हो रहा है ऐसा बॉडी में कि हमारे को वो डिसीज़ और साइंस एंड सिम्टम, वो डिसीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है, पैथोलॉजी। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बोला, साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे कि क्या क्या साइन और सिम्टम में देखने को मिलेंगे। और लास्टली हम पढ़ेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। 5 हेडिंग्स में हमारा ये टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से।
अब ये जो मैंने आप लोगों को बताया एंटीरियर पोस्टीरियर, ये किसी एक क्लासिफिकेशन का सब टाइप है। 4 क्लासिफिकेशन है, हम लोग याद रखेंगे A C P, है ना, ACP प्रद्युमन, ऐसे ACP और E, ACPE है इसकी क्लासिफिकेशन। पहली है एनाटमिकल, दूसरी है क्लिनिकल, तीसरी है पैथोलॉजिकल और चौथी और आखिरी है इटियोलॉजिकल। 4 तरीके से हमारा करते हैं हमारे पहले टाइप से, दैट इज एनाटमिकल। एनाटमिकल हमें नाम से समझ आ रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू द एनाटमी ऑफ यूविया, तो ऑब्वियसली एनाटमी से रिलेटेड ही हम लोगों ने ऐसे क्लासीफाई करा था। तो एंटीरियर पहला हो गया एज वी ऑल नो, पोस्टीरियर दूसरा हो गया, एक और होता है एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में, दैट इज इंटरमीडिएट। एंटीरियर हमें समझ आ गया क्यों बोला, बात करते हैं इंटरमीडिएट की कि इसको कब बोलेंगे। एंटीरियर के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, आइरिस था, सिलरी प्रोसेसेस थे, फिर आएगी सिलरी बॉडी। तो अगर हमारा पार्स प्लेनाइटिस हो रहा है, आइटिस लगाया मैंने कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पार्स प्लेना की इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो हम उसे इंटरमीडिएट बोलते हैं। पोस्टीरियर क्या होगा, बचा एक लास्ट स्ट्रक्चर दैट इज कोरॉइड। तो अगर हमारा कोरॉइड का हो रहा है इन्फ्लेमेशन तो हम उसे बोलेंगे पोस्टीरियर। लेकिन इसमें भी 3 तरह के होते हैं। पहला कोरियो रेटिनाइटिस, इसमें भी 3 तरह के होते हैं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि आयराइटिस, आइरेडोसाइक्लाइटिस, साइक्लाइटिस, इससे भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। कोरियो रेटिनाइटिस, पहले हमने क्या लिखा है, कोरियो। तो अगर कोरॉइड प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व है तो हम उससे कोरियो रेटिनाइटिस बोलेंगे, यानी रेटिना और कोरॉइड दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन कोरॉइड ज़्यादा इन्वॉल्व है प्रीडोमिनेंटली। रेटिनोकोरोडाइटिस क्या होगा, कब बोलेंगे, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। कोरोइडाइटिस तब होता है जब खाली और खाली कोरॉइड इन्वॉल्व हो, तो कोरोइडाइटिस। एक चीज, कोरॉइड के जस्ट नीचे ही रेटिना होता है, तो इन दोनों का एक साथ इन्वॉल्व होना बहुत कॉमन है। आई इज वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये हम इसको अलग अलग करके पढ़ रहे हैं इसीलिए लगता है। तो ये अब आप सोचोगे कि एकदम से रेटिना कहाँ से आ गया, वो कोरॉइड के साथ वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आई में सब कुछ हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि ये अलग, बट एवरीथिंग इज वेरी कॉम्पैक्ट। इसका मुझे आप लोग बताओगे क्या है। और ये 3 तो हमें नाम से समझ आ गया कि भाई एंटीरियर है तो पोस्टीरियर होगा, दोनों के बीच का इंटरमीडिएट। अगर ये सब इन्वॉल्व हो जाए, पूरा का पूरा यूविया इन्वॉल्व हो जाए, तो हम उसे यूवियाइटिस, फिर हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर क्यों बोल रहे हैं, तो जब पूरा इन्वॉल्व होता है उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पैन। पैन मीन्स पूरा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पैन इंडिया, यानी पूरा। तो पैन यूवियाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑल द 3। जब सारा हो जाएगा तब हम लोग उसको बोलते हैं पैन यूवियाइटिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल। क्लिनिकल देख लेते हैं कैसे डिवाइड होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा होगा क्लिनिकल में क्या क्या होता है। एक तो होता है अक्यूट, या तो अक्यूट हो सकता है या हो सकता है क्रॉनिक, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तीसरा होता है रिकरेंट। अक्यूट, क्रॉनिक और रिकरेंट, ये क्लिनिकल टाइप है। अक्यूट में क्या होगा, अगर टाइम ड्यूरेशन की बात होती है 6 वीक से लेस देन 3 मंथ, इतना याद रखना है। अगर 6 वीक से लेस देन 3 मंथ है तो अक्यूट। नाउ ऑब्वियसली मोर देन लेस देन 3, मोर देन 3 मंथ है तो क्रॉनिक हो गया। रिकरेंट क्या है कि 3 मंथ ही रहेगा, 3 मंथ के गैप है, 3 मंथ के गैप में उसको रिपीटेटिव एपिसोड है, यानी पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, बीच में 3 महीने का गैप, उसको हम रिकरेंट बोल देंगे। तो क्लिनिकल के ये 3 टाइप थे, क्लिनिकल हमें समझ आ गया। अब पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल में क्या क्या होगा, किस कारण से वो हो रहा है, क्या पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, तो पैथोलॉजिकल के टाइप्स देखो।
हम आते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में क्या हो सकता है कि कैसे वो डिसीज मैनिफेस्ट कर रहा है, दैट इज द पैथोलॉजी, कि क्या क्या हुआ बॉडी में। तो उसमें क्या आता है, एक तो आता है सुपरेटिव, एक आता है नॉन सुपरेटिव। नॉन सुपरेटिव के ही टाइप होते हैं। सुपरेटिव मतलब पस, तो हम सुपरेटिव को क्या बोलते हैं, और पुरुलेंट। सुपरेशन मतलब पस, तो जिसमें पस इन्वॉल्व होगी दैट वुड बी सुपरेटिव, और पुरुलेंट नॉन सुपरेटिव जिसमें पस इन्वॉल्व नहीं होगी। अब इसमें क्या है, पस नहीं तो क्या होगा, तो होगा ग्रैनुलोमा, यानी कि बॉडी में ग्रैनुलोमा बनेगा। तो दो तरह क्या हो गए, ग्रैनुलोमेटस, दूसरा क्या हो जाएगा, एज वी ऑल नो, नॉन ग्रैनुलोमेटस। तो ये हो गया हमारे पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ लास्ट इज इटियोलॉजिकल। इटियोलॉजी मतलब किस कारण की वजह से वो हो रहा है। कारण हमें पता है, सबसे पहले दिमाग में कॉज आता है, यार बैक्टीरियल, वायरल, ये सब तो नहीं है। तो इसमें क्या होगा, बैक्टीरियल, वायरल ये सब क्या होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। तो पहला हो गया इन्फेक्शियस, दूसरा हो गया नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है, या तो भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा हो हमें, या वायरल हो रहा हो, या पैरासिटिक हो रहा हो, या इसमें हमारा एक आता है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया हम लोगों ने माइक्रो में पढ़ा था, रिकेट्सिया। ठीक है जी। और एक हम लोगों को पता है बैक्टीरिया, वायरस, और क्या होता है, फंगस। तो फंगल, ये तो हम लोगों ने अल्सर में भी पढ़ा था, बैक्टीरिया, वायरल, पैरासिटिक और फंगल। ये तो अल्सर भी इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ एक रिकेट्सिया और जोड़ना है। नॉन इन्फेक्शियस में क्या होगा, जो इन्फेक्शियस नहीं है उसमें क्या क्या आता है, इम्यून। सबसे पहला आएगा इम्यून रिलेटेड, कि हो सकता है उस इंसान की इम्यूनिटी ही कम हो, इस वजह से उसे हो रहा हो। दूसरा आता है सिस्टमिक डिसीज, कि कोई और डिसीज है लेकिन यूवीआइटिस भी एक मैनिफेस्टेशन है उस डिसीज की, तो सिस्टमिक हो सकता है। या तो इम्यून रिलेटेड हो गया या सिस्टमिक हो गया। एक हो सकता है ट्रॉमेटिक, ट्रॉमा, ट्रॉमा यानी चोट, कोई चोट लग गई हो इस वजह से ये हो रहा हो। एक हो सकता है टॉक्सिक, अब अगर ये बैक्टीरिया वगैरह जा रहे हैं, बैक्टीरिया वगैरह गए, हम लोगों ने दवाई दे दी, सही हो गया, लेकिन जो बैक्टीरिया रिलीज करता है वो टॉक्सिन्स भी तो होते हैं, तो बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स भी काम करते हैं, और वो ऐसा भी होता है कि बॉडी में रहते हैं, ग्रैनुलोमा बनता है। अभी हम लोग उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे कि क्या कैसे। तो टॉक्सिन्स, जो बैक्टीरियल टॉक्सिन हो सकते हैं, या जो हमारे बॉडी में किसी और टिश्यू में किसी और डिजीज की वजह से टॉक्सिन्स है, वो हो सकते हैं। लास्ट कॉज है इडियोपैथिक, वी डोंट नो बट इट इज देयर। इडियोपैथिक यानी कि हमें नहीं पता उसके बारे में। थर्ड कैटेगरी होती है इटियोलॉजी में मैसेकर्ड, जिसमें होता है कैंसर रिलेटेड। तो या तो हो सकता है नियोप्लास्टिक, यानी कि कोई ट्यूमर है इस वजह से यूवीआइटिस हो रहा है, या नॉन नियोप्लास्टिक। इसके साथ हमने क्लासिफिकेशन खत्म करी है। क्विक रीकैप ऑफ इट, क्लासिफिकेशन थी ACPE। एनाटमिकल, एनाटमिकल में हमें पता है एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है और इंटरमीडिएट होता है। एंटीरियर में आयरिस आएगा, पार्ट्स आपको चाहो तो पार्ट स्किप कर दो, वरना फटाफट से बता देती हूँ, और मेरे साथ साथ आप बोलो इस चीज को, सो दैट यू ऑल्सो लर्न इट। आयरिस आएगा और पार्ट्स प्लाइकेटा आएगा, इंटरमीडिएट में पार्ट्स प्लेना आ जाएगा, और पोस्टीरियर में आ जाएगा कोरोइड। उसमें हमें पता था आयराइटिस होता है, एंटीरियर में आयराइटिस था, आयराइडोसाइक्लाइटिस या साइक्लाइटिस होता है। ऐसे ही पोस्टीरियर में कोरियोरेटिनाइटिस, रेटिनोकोरोइटिस और कोरोडाइटिस, ये होते हैं। एंटीरियर खत्म। फिर था क्लिनिकल, एक्यूट 6 वीक्स टू 3 मंथ, क्रॉनिक मोर देन 3 मंथ, रिकरेंट गैप ऑफ 3 मंथ में 2 एपिसोड दिख रहा है तो हो गया रिकरेंट। फिर था P यानी कि पैथोलॉजिकल, क्या हो रहा है, कि क्या क्या दिख रहा है हमें, पुरुलेंट, सुपरेटिव, जिसका मतलब होता है पस, सुपरेटिव और पुरुलेंट। दूसरा आ जाएगा नॉन सुपरेटिव, नॉन सुपरेटिव पस नहीं है तो क्या होगा, ग्रैनुलोमा आ जाएगा, ग्रैनुलोमेटस, नॉन ग्रैनुलोमेटस। फिर था लास्ट E, दैट इज एटियोलॉजिकल, क्या कॉज है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट, हमें पता ही है। पांचवा ऐड हुआ रिकेट्सिया। फिर था नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस में क्या क्या हो सकता है, इम्यूनिटी रिलेटेड, इम्यून रिलेटेड, सिस्टमिक डिसीज, टॉक्सिक, ट्रॉमेटिक, इडियोपैथिक।
और लास्ट आ जाता है ट्यूमर, मैसेकेट, नियोप्लास्टिक और नॉन नियोप्लास्टिक क्लासिफिकेशन इज ओवर. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज एटियोलॉजी. बड़ी है, थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट. अलग से भी क्वेश्चन आता है. क्लासिफाई एंड राइट एटियोलॉजी ऑफ एंटी-यूवेटिस. 5 मार्क्स में सिर्फ ये 2 चीज भी आती है. साइन एंड सिम्टम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 नंबर में अलग से साइन सिम्टम्स भी आते हैं. तो ये 3 चीज पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए. अभी हम लोग जा रहे हैं एटियोलॉजी पे. सो लेट्स टॉक अबाउट एटियोलॉजी. ठीक है, तो बात कर रहे हैं एटियोलॉजी की. सबसे पहले हम लोगों ने एटियोलॉजी में क्या देखा था? इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस में हमने देखा बैक्टीरियल, यानी कुछ बैक्टीरियल कॉजेज होंगे. चेंज कर दिया क्योंकि वहाँ पे मम्मी बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी. मुझे इतना ब्रेक लेना पड़ रहा था वीडियो के बीच में. मेरी भी फ्लुएंसी टूट रही थी. एटियोलॉजी थी बैक्टीरियल. बैक्टीरियल में 2 आ सकते हैं, जो ग्रैनुलोमा बनाएंगे, जो नहीं बनाएंगे. तो ग्रैनुलोमा वाले और नॉन ग्रैनुलोमा वाले. ग्रैनुलोमा में हमें पता है टीबी में ग्रैनुलोमा बनता है. टीबी के साथ साथ दूसरा कौन सा होता है? एसिड फास्ट बेसिलाई, लेप्रोसी. तो टीबी और लेप्रोसी के बेसिलाई, तो ट्यूबरकुलोटिक एंड लेप्रोटिक बेसिलाई. नॉन ग्रैनुलोमा में 2 बेसिलाई जो हर जगह कहीं पे भी हो बैक्टीरिया, वो तो आ ही जाते. दैट इज स्टेफाइलो एंड स्ट्रेप्टो. अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. बैक्टीरिया हो गया. वायरस. वायरस में कौन सा आएगा? जो हमारे को पता है, हर्पीस. हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस. हर्पीस का ही दूसरा कौन सा होता है? हर्पीस जोस्टर वायरस. एक और याद रखना है, तो साइटोमेगालो वायरस. 3 वायरस याद रख लो. पैरासाइट में टॉक्सोप्लाज्मोसिस. टॉक्सोप्लाज्मोसिस पैरासाइट हो गया. रिकेट्सिया हम लोगों को एक ही याद था. स्क्रब टाइफस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रो था, तो रिकेट्सिया में याद रखना है स्क्रब टाइफस, यानी जो स्क्रब टाइफस करवा रहा होगा वो वाला रिकेट्सिया. मतलब उस जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है उसका नाम तो सुत्सुगामुशी ओरेंशिया होता है, बट आप इसमें स्क्रब टाइफस याद रखो. ठीक है. फंगस. फंगस में क्या याद आता है? एस्परजिलस याद आता है. और क्या याद आता है? कैंडिडा याद आता है. तो ये हुआ है. कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको याद रखना है कौन से बैक्टीरिया कौन से फंगस यूवेटिस करवा रहे हैं. इसके बाद हो गई हमारी इन्फेक्शियस. अब हम आते हैं नॉन इन्फेक्शियस. नॉन इन्फेक्शियस में हमारे पास सबसे पहले था इम्यून रिलेटेड. इम्यून रिलेटेड में भी और तरह के होते हैं. इम्यून रिलेटेड, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? हाइपर सेंसिटिविटी. तो आप इसमें पहली चीज लिखोगे कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म की वजह से हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, उस वजह से यूविया मैनिफेस्ट हो रहा है. तो पहला हो सकता है इम्यून रिलेटेड में हाइपर सेंसिटिविटी. दूसरा हो सकता है HLA एसोसिएटेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. HLA एसोसिएटेड डिसीज, ह्यूमन लिम्फोसाइट, जो भी इससे रिलेटेड डिसीज हो रहे हैं उसका भी एक मैनिफेस्टेशन होता है यूवीआइटिस. ये आपको याद रखने पड़ेंगे. जो भी आपको याद रखना है मैं आपको वही लिख के बता रही हूँ, वही बता रही हूँ. बेहचिट्स डिसीज. और ये भी याद ना रहे इस AS एंकलायोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जिसमें अगर कुछ भी याद ना रहे कि बेहचिट्स वगैरह वगैरह बहुत सारे दे रखे हैं आपकी बुक में, ये 2 तो रखने ही है. मोस्ट इंपॉर्टेंट AS. हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, HLA हो गया. और क्या हो सकता है? ऑटो इम्यूनिटी बन गई हो. इम्यून रिलेटेड में ऑटो इम्यूनिटी भी आएगी, तो ऑटो इम्यून रिलेटेड हो, या फिर एटॉफिक हो. हाइपर सेंसिटिविटी का ही एक टाइप है, दैट इज एनाफाइलेक्सिस. यानी कि कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो रहा है, उसका एक मैनिफेस्टेशन है यूवीआइटिस. तो ये बेसिकली आप 5 चीजें इसके अंडर आपको याद रखनी है. जो कोई इम्यून रिलेटेड बोले तो इम्यून रिलेटेड में क्या क्या हो सकता है कि हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, कोई ऑटो इम्यून डिसीज है उसमें यूवीआइटिस हो सकता है, एटॉफिक हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक हो सकता है, और HLA एसोसिएटेड हो सकता है. नेक्स्ट हमने बात करी सिस्टमिक. तो ऐसा कौन सा सिस्टमिक, यानी कि हमें कोई और सिस्टम का डिसीज है बट यूवीआइटिस एक मैनिफेस्टेशन है. तो ऐसा कौन सा सिस्टमिक डिसीज हो सकता है? कोलैजिन.
कोलैजिन रिलेटेड डिसऑर्डर, कोई भी ये सिर्फ और सिर्फ याद करने के, देयर इज नो ट्रिक। अगर आप इसकी एकदम डेप्थ ऑफ पैथोलॉजी में जाओगे हर एक चीज़ की, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें जिसकी पैथोलॉजी जाननी है हम उसकी ही जानेंगे, ये याद करते जाओ। सिस्टमिक में क्या हो सकता है, कुछ सिस्टम में क्या, कोलैजिन, कोलैजिन से ही क्या हमें याद आता है, स्किन, स्किन कोलैजिन रिलेटेड टर्म्स, तो कोई भी स्किन डिसऑर्डर हो, फिर कोई स्किन डिसऑर्डर हो जैसे कि सोरासिस, याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। ट्रोमैटिक, ट्रॉमा कैसा कैसा हो सकता है, या तो कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया हो, डायरेक्ट ब्लंट ट्रॉमा, किसी ने ऐसे घुसा मार दिया कुछ हो गया हो। मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है, यानी कि ऑपरेशन के टाइम पे कोई दिक्कत आ गई हो, या पोस्ट ऑप भी हो सकता है, बट पोस्ट ऑप आप नहीं, आप ये दो याद रखो। डायरेक्ट हो सकता है या मैकेनिकल हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट से हो गया हो कोई, दिस इज ट्रॉमा। इडियोपैथिक तो वी डोंट नो कि भाई इडियोपैथिक है, हमें नहीं पता। नियोप्लास्टिक में एक चीज याद रख लो, नियोप्लास्टिक में क्या हो सकता है, मेलेनोमा, मेलेनोमा। नियोप्लास्टिक में क्या हो सकता है, यूवियल मेलेनोमा। क्या ट्यूमर होगा, ट्यूमर का नाम क्या है, यूवियल मेलेनोमा। नॉन नियोप्लास्टिक कि भाई इन सब में से तो कुछ भी नहीं है, ट्यूमर भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो हमारे आगे के टॉपिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आरडी। कहीं पे भी आरडी देखोगे उसकी यही फुल फॉर्म है, रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिना ही डिटैच हो गया है किसी रीजन की वजह से, तो यूवीआइटिस एक मैनिफेस्टेशन होगी। रेटिनल डिटैचमेंट क्या है, कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, ये सब आपके न्यूरो ऑप्थेल का टॉपिक है। उसी में अगर मैं पढ़ा पाई और अगर मेरे को इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला, देन आई टीच न्यूरो ऑप्थेल ऑल्सो, और उसमें ये बताऊंगी। बट हमें ये चीज़ें याद रखनी है, और इससे हमारी इटियोलॉजी भी कवर होती है। अब हम लोग चलेंगे आगे। ठीक है, अब हमारी इटियोलॉजी पूरी हो गई। एक चीज जो मैं बतानी रह गई, जो मैं आपको पहले क्लासिफिकेशन में बता चुकी थी, टॉक्सिक। टॉक्सिक यानी कि बैक्टीरियल रिलेटेड टॉक्सिन भी हो सकते हैं, और कुछ हमारी बॉडी में भी ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकते हैं। टॉक्सिन हो सकते हैं, एंडोटॉक्सिन हो सकता है, एक्सोटॉक्सिन हो सकता है, और एंड ऑक्यूलर टॉक्सिन जो आई में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो टॉक्सिन हमारी बॉडी से अंदर से रिलीज हो रहा है, हो सकता है किसी और डिसीज की वजह से हो रहा हो, या जो बाहर से मैनिफेस्ट हो रहा है वो वाला टॉक्सिन, तो एंडो और एक्सोटॉक्सिन्स। एंड ऑल्सो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया तो एक्सो यानी कि बाहर से आ रहा है, यानी कि मान लो कॉर्नियल अल्सर था और बाहर से बैक्टीरिया आ गया, कॉर्नियल अल्सर को उसने और इन्फेक्ट कर दिया, और फिर उसके बाद आपको यूवीआइटिस हो रहा है, तो एक्सोजीनस बाहर से आया हुआ, एक्सो बाहर, जीनस जीन कहाँ का ओरिजिन है, बाहर का, एंडोजीनस अंदर से। सेम वही कॉन्सेप्ट, मेरी बॉडी में कहीं और पे डिसीज था, वो वाला मेरे आई में पहुंच गया और फिर मैनिफेस्ट हो रहा है, तो एंडो और एक्सोजीनस भी हो सकता है हमारा इन्फेक्शियस में बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। बिकॉज एज आई टोल्ड यू 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने लिख के रख लिया फटाफट से कि मैं फटाफट से इसको बता देती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम साइन सिम्टम्स पे ज़्यादा ध्यान दें। पैथोलॉजी में क्या हो सकता है, या तो सुपरेटिव हो सकता है या नॉन सुपरेटिव, जैसे मैं पता है। सुपरेटिव यानी कि जो पस फॉर्मिंग होता है, जिसमें कि पस होगी। तो पस क्यों हो रहा है, देखो पहले एक बेसिक सी बात सीखते हैं। जैसे हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, आपने सुना होगा ब्लड ब्रेन बैरियर,
ऐसे हमारा ब्लड और एक्वस बैरियर होता है, ब्लड एक्वस बैरियर। वरना आप देखो अगर हमारा ब्लड ही आ जाता आँख में तो हमारी आँख वाइट नहीं दिखती, रेड दिखती है ना। देयर वुड बी ब्लड, ब्लड में रेड क्यों होता है? क्योंकि आरबीसीज होते हैं। तो अगर ब्लड हमारी आँख में आ रहा होता तो हमारी आँखें भी तो रेड होनी चाहिए थी जैसे, या फिर हमें को कहीं ना कहीं ब्लड का डिपोजिशन दिखता। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो ही हमारे आई में प्रेजेंट होता है। तो एक्वस ह्यूमर और ब्लड के बीच में एक बैरियर है जो कि एक्वस ह्यूमर और ब्लड को अलग अलग कर रहा है। पहली बात, ये एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये एक्वस ह्यूमर इज फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड ओनली। ये ब्लड से ही बना हुआ है, इट्स बेसिकली प्लाज्मा। ब्लड को ही फिल्ट्रेट करा हुआ है, उसमें से प्लाज्मा निकाला हुआ है एंड दैट प्लाज्मा इज एक्वस ह्यूमर। ये अलग से कहीं चीज नहीं आ रही है, एक्वस ह्यूमर ब्लड से ही बना हुआ है। बट ऑब्वियसली एक्वस ह्यूमर में आरबीसी नहीं है जो ब्लड को उसका टिपिकल रेड कलर दे रहे हैं, या हम इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं। सो ब्लड एक्वस बैरियर है। इस कंडीशन में क्या होता है, दैट इज यूवेआइटिस, ये ब्लड एक्वस बैरियर टूट जाता है। तो इसकी वजह से हमारे को मैनिफेस्टेशंस दिखते हैं। मेनली मोटा मोटा ये इसके पीछे का आइडिया है। अब पहली चीज वो हो सकता है सुपरेटिव। ये ब्लड एक्वस बैरियर कैसे टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। या तो कोई एक्सोजीनस इन्फेक्शन हो, तो हम लोगों ने देखा सुपरेटिव। सुपरेटिव यानी कि पस बनेगी, तो कोई एक्सोजीनस इन्फेक्शन यानी कि कोई बाहर से इन्फेक्शन हो रहा है, दैट कुड बी स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टो या स्टेफाइलोकोकस की वजह से ये बैरियर टूट रहा है और मैनिफेस्टेशन हमें दिख रही है। नॉन सुपरेटिव, जिसमें से हमारा ग्रैनुलोमा बनेगा या फिर ग्रैनुलोमा नहीं बनेगा। सो ग्रैनुलोमा कब कब बनता है? अगर आपकी आई में कोई भी इरिटेंट हो, इस इरिटेंट को हम फॉरेन बॉडी बोल सकते हैं। ये कोई बैक्टीरियल भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। सो इट कुड बी ऑर्गेनिक और इट कुड बी इनऑर्गेनिक। कोई भी ऐसा इरिटेंट, कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी विच इज एक्टिंग एज अ इरिटेंट टू द आई, उस वजह से भी यूविया की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सो ग्रैनुलोमा में हमने क्या याद रखना है कि भाई कोई भी इरिटेंट होगा, कोई भी फॉरेन बॉडी जो इरिटेंट की तरह काम कर रही है, उस वजह से ये हमारी आँख में इन्फ्लेमेशन हो रही है। ये फॉरेन बॉडी ऑर्गेनिक भी हो सकती है और इनऑर्गेनिक भी हो सकती है। नेक्स्ट है नॉन ग्रैनुलोमेटस, यानी जिसमें ग्रैनुलोमा, और इसमें हमें पता ही है ये टीबी और लेप्रोसी के बैसिलाई भी हैं। तो टीबी और लेप्रोसी के बैसिलाई भी हो सकते हैं, जो हमने पढ़ा था पीछे इटियोलॉजी में। नॉन ग्रैनुलोमेटस में क्या था? हो सकता है नॉन ग्रैनुलोमेटस में भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, लेकिन कोई टॉक्सिन है जो कि किसी और डिसीज़ का भी हो सकता है या बैक्टीरिया का टॉक्सिन। वो टॉक्सिन पहुंचा, मैंने आपको बताया ब्लड एक्वस बैरियर टूट गया मेरे ब्लड से। मेरा ब्लड, मान लो कि मेरे को कोई यहाँ मेरे स्किन का डिसीज़ था जो कि अभी मेरे आर्म में ही था। अब मेरा ब्लड सप्लाई तो हर जगह हो रहा था, लेकिन ये डिसीज़ मेरी आँख तक क्यों नहीं पहुँच रहा था? क्योंकि ब्लड एक्वस बैरियर था, इस वजह से नहीं पहुँचा था। अब ये टूट गया तो ब्लड सर्कुलेशन हर जगह होगा, तो ये टॉक्सिन विल बी ट्रैवल टू माई आई एंड इट विल मैनिफेस्ट एज यूवेआइटिस। तो कोई टॉक्सिन होगा, वो आँख में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की तरह काम करेगा एंड इट विल कॉज यूवेआइटिस। तो मोटा मोटा पैथोलॉजी समझनी है तो ये बात है। अगर आपको ये लिखनी है पेपर में, सो आई रिकमेंड कि बुक से अच्छे से प्रॉपर लैंग्वेज को ग्रैस्प करो, उसको पढ़ो और अपना एटलीस्ट आधे या एक पेज का आंसर फॉर्म कर लो बुक से पढ़ के। बट मैं आपको यहाँ पे रटवाने के लिए नहीं, समझाने के लिए आई हूँ। ये चीज़ें हैं और ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, मेजरली क्या हो रहा है और किस तरीके से डिवाइडेड है। बाकी बुक से देख के आप लोग कर लो। एंड इफ़ यू वांट कि उसके मैं आपको बुक से निकाले हुए नोट्स दे दूँ, सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, हूएवर विल टेल मी इन द कमेंट, मैं उनको वहाँ पे वो फाइल अटैच कर दूंगी या फिर उनको फाइल सेंड कर दूंगी। सो टेल मी, मेरे पास इसके नोट्स है, आई विल सेंड यू द नोट्स। तो आगे चलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस टॉपिक, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एंटीरियर यूवेआइटिस। तो शुरुआत करते सबसे पहले सिम्टम्स से। सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स होंगे, यानी क्या क्या कंप्लेंट होगी जो पेशेंट आपके पास लेके आएगा, दोज आर सिम्टम्स। सबसे पहले पेन, और ये कुछ ऐसी चीज़ें जो सब हर डिसीज़ में कॉमन होते हैं। पेन इज़ नॉट कॉमन, बट जो कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जैसे कि रेडनेस,
फोटोफोबिया, ये कुछ ऐसे हैं सिम्टम जो आपको हर डिसीज में मिलेंगे। तो आपको कुछ भी याद ना आए तो ये आप लिख सकते हो। लैक्रीमेशन, अब ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन है ड्राई आई का और आप उसमें सिम्टम लिख रहे हो लैक्रीमेशन, तो हमें इतना भी बेवकूफ़ नहीं बनना है, वी नीड टू बी स्मार्ट इनफ। ड्राई आई में लैक्रीमेशन कैसे सिम्टम हो सकता है ना, तो सोच समझ के लिखना, ये कॉमन है। इसका मतलब ये नहीं कि हर डिसीज में ही अब ये चल जाएगी, कहीं लिखा और फिर बोलो हमारा गलत हो गया, देख के सोच के। पर ड्राई आई में रेडनेस हो सकती है, फोटोफोबिया बिल्कुल हो सकता है, लैक्रीमेशन नहीं होगा, ठीक है। और एक जो सब में लिख सकते हैं दैट इज डिक्रीज्ड विजन। रेडनेस होती है टॉक्सिन्स की वजह से, जो मैंने आप लोगों को बताया कि वो टॉक्सिन्स थे, आए ब्लड एक्वस बैरियर टूट गया, इस वजह से हम लोगों को रेडनेस दिखती है। ये नहीं कि ब्लड आके वहाँ बैठ जाता है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड का सप्लाई हो रहा है, यहाँ तक टॉक्सिन्स पहुँच जाते हैं, वो ब्लड वेसल्स को इरिटेट करते हैं और वो ब्लड वेसल्स हमें प्रोमिनेंटली आँख पे दिखने लगती है। यही ब्लड वेसल जो अभी हमें नहीं दिख रही, क्योंकि टॉक्सिन्स आके इन ब्लड वेसल्स को इरिटेट करते हैं, वो दिखने लगती हैं, इसलिए रेडनेस होती है। फोटोफोबिया नर्व सप्लाई की वजह से होता है, क्योंकि नर्व्स हमारे फाइबर लेके जा रही हैं। नाउ अब उन नर्व्स में भी टॉक्सिन्स है, जैसे ही लाइट पड़ती है ये टॉक्सिन्स इरिटेट होते हैं, नर्व जो फाइबर लेके जा रही है वो इरिटेट होता है, इसलिए हम लोग आँख बंद कर लेते हैं लाइट देखते ही। सो नर्व जो एफरेंट लेके जा रही है, दे गेट एफरेंट एंड इफरेंट, दे गेट इरिटेटेड, इसीलिए फोटोफोबिया होता है। लैक्रीमेशन इज सेम। डिक्रीज विजन, तो कोई भी दिक्कत हो आँख से रिलेटेड विजन में तो डिक्रीज होगा। एंड पेन इज ऑल्सो अगेन रिलेटेड टू द नर्व सप्लाई, ठीक है। ये चीजें आपको मोटी मोटी याद रखनी है। साइंस पे बात करेंगे। साइंस हम लोग ऐसे नहीं चलेंगे, हम लोग आँख को बाहर से फिर चलेंगे एक एक चीज को लेते हुए। बाहर देखो, आँख में सबसे पहले क्या आ रहा है, लिड। तो साइन नंबर 1 हम लोग बताएंगे लिड में क्या साइन होगा। कोई भी कंडीशन हो तो उस लिड में क्या साइन होता है, इन जर्नल एडिमा, तो लिड में हमें एडिमा मिलेगा। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या है, कंजक्टाइवा भी लिख सकते हो, या ये वाला कॉर्निया में आ सकता है। दैट इज, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, ये तो सर्कमसिलरी कंजेशन मिलेगी हमें ऐसे, जो मैंने ये बनाए हैं यहाँ, ये कंजेस्टेड, यानी कि ब्लड वेसल्स प्रोमिनेंटली दिखेगी, तो कॉर्नियल कंजेशन। तो ये आपको ऑब्वियसली कंजक्टाइवा पे भी कंजक्टाइवा पे हो नहीं रहा है, विजिबल होगा, तो ये आप कॉर्निया में कंसिडर करो, हम कंफ्यूज नहीं करते। कॉर्निया का पहला साइन कॉर्नियल कंजेशन या सर्कमसिलरी कंजेशन। नेक्स्ट चीज, कॉर्निया पे क्या मिलेगी, ये जो कॉर्निया है ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि इतने एरिया में ही दिस इज कॉर्निया, ये कंजक्टाइवा है, ये वाइट वाइट जो है ये है कॉर्निया। तो यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर पैटर्न में, और अगर आप भी डायग्राम बनाओ इस चीज़ का तो ट्रायंगल ही बनाना है, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस है, मैं ऐसे ही नहीं बना रही हूँ। ट्रायंगुलर पैटर्न में डॉट 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 हमने बना दी। क्या है ये, नंबर 2 कॉर्निया का साइन इज केपी। केपी मीन्स कैरेटिक प्रेसिपिटेट, वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ यूवेइटिस इज केपी। सो इस चीज़ को आपने याद रखना है, साइन सिम्टम्स पूछे तो केपी ज़रूर लिखना है। तो कॉर्निया पे क्या आ गया, केपी। तो क्या होता है, कॉर्निया जो है ये है कॉर्निया, इसके पीछे आके कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, इसके पीछे आके प्रोटीनिशियस सेल चिपक जाते हैं। केपीज इज नथिंग बट प्रोटीनिशियस सेल। कहाँ से आए, मैंने बताया सब कुछ पैथोलॉजी में है। पैथोलॉजी में क्या याद रखना था, ब्लड एक्वस बैरियर। ब्लड एक्वस बैरियर ब्रेक हो गया तो ब्लड में जो प्रोटीनिशियस सेल थे अब वो भी आएंगे एक्वस के साथ साथ, तो ये प्रोटीनिशियस सेल आके कॉर्निया के पीछे चिपक जाते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न में। ट्रायंगल क्यों बना, कैसे बना, सब मैं आगे बताऊंगी। ट्रायंगुलर पैटर्न में आके कॉर्निया के पीछे चिपक गए प्रोटीनिशियस सेल, रोज आर नोन एज केपी, यानी कैरेटिक प्रेसिपिटेट, कॉर्निया का दूसरा साइन। केपी के भी टाइप होते हैं, और टाइप्स ऑफ केपी भी आपसे पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में भी और वाइवा में भी। तो क्या क्या टाइप होंगे इसका, पहला होता हमारा मटन फैट
केपी, ये सिर्फ और सिर्फ उनके अपीयरेंस की वजह से हम लोग बोल रहे हैं। मटन फैट केपी, स्मॉल, मीडियम या ग्रैनुलर केपी बोल लो, और ओल्ड या हील्ड केपी बोल लो। अभी क्यों बोला गया, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में मिलते हैं। मटन फैट देखो ग्रैनुलर है, तो ग्रैनुलर मिलता जुलता ग्रैनुलोमेटस से। तो आप ये याद रखना कि इतना इजी तो नहीं होगा कि सामने वाला हमें पेपर में दे रहा है कि टाइप्स ऑफ केपी बताओ और ग्रैनुलर से मिलता जुलता ग्रैनुलोमेटस, तो ग्रैनुलोमेटस पे होगा। नहीं, एमबीबीएस इज डिफिकल्ट, सब कुछ यहाँ पे उल्टा फुल्टा सीधा ऐसा भी होता है। इतना इजी नहीं होगा कि आपको सीधा सीधा मिल गया ग्रैनुलर से ग्रैनुलोमेटस। तो बेसिकली याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, ग्रैनुलर मिलेगा नॉन ग्रैनुलोमेटस में। ऑलवेज रिमेंबर एमसीक्यूज आर कंफ्यूजिंग, इट वुड बी कंफ्यूजिंग। तो ग्रैनुलर किस में मिलता है हमें, नॉन ग्रैनुलोमेटस में, और मटन फैट हमें मिलेगा ग्रैनुलोमेटस में। आप बस ये चीज याद रखने ला कि ग्रैनुलर केपीज आर फाउंड इन नॉन ग्रैनुलोमेटस, और ग्रैनुलोमेटस में फिर कौन सा मिलेगा, मटन फैट केपी। ओल्ड केपी, इनको हील्ड केपी भी बोल लो, इनके नाम में समझ आ रहा है। ओल्ड केपीज आर द वंस जो कैरेटिक प्रेसिपिटेट हील हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनको हमने ओल्ड केपी बोल दिया। 3 साइंस हम लोगों ने देखे, कॉर्निया पे कंजेशन, कॉर्निया पे केपी, और तीसरा साइन कॉर्निया का है ओपेसिटी। कॉर्नियल ओपेसिटी इतनी इजीली नहीं होती, लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में कॉर्निया ओपेक होने लग जाता है। तो 3 साइन कॉर्निया के देखे हमने, लिड कॉर्निया पे आए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा कॉर्निया के बाद, क्विकली टेल मी, कॉर्निया के बाद नेक्स्ट चीज क्या आएगी। वैसे तो आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, बट आई एम टेकिंग आयरिस। सो अब हम देखते हैं आयरिस के क्या साइन है। आयरिस के साइन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखने ही है, ये लिख दोगे मार्क्स मिलेंगे, ये नहीं लिखा तो नहीं मिलेंगे। इस आयरिस में क्या क्या साइन होंगे, अगर आपने कभी बचपन में ऐसे टॉर्च मार के देखा हो, तो आयरिस में ऐसे 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 करके एक पैटर्न होता है, नॉर्मल पैटर्न, और ये आपको दिखेगा नहीं ऐसे टॉर्च मारने पे, पर एक बीच में ऐसी लाइन भी होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, दिस इज द फोटो, नॉर्मल पैटर्न, और बीच में कैसे ऐसे जो मैंने बनाए हैं ये है फोटो में। तो पहला हो गया लॉस ऑफ नॉर्मल पैटर्न, आयरिस का ये जो नॉर्मल पैटर्न है वो चला जाएगा। दूसरी चीज, जो आयरिस का कलर है, कलर भी चेंज हो जाएगा, मडी कलर हो जाएगा। ऑब्वियसली सारी बात एक चीज में, ये ब्लड एक्वस बैरियर टूट गया, सेल्स आ गए हैं, फ्लूइड आ गया है, एडिमा हो गया, तो जो कलर था वो भी चेंज हो जाएगा, मडी कलर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड चीज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कॉर्निया में केपी ऐसे आयरिस में नोड्यूल, कॉर्निया में केपी आयरिस में नोड्यूल, मेरे साथ साथ रिपीट करो तभी याद होगा। आयरिस नोड्यूल्स, अब केपी के भी टाइप थे तो नोड्यूल के भी टाइप होंगे। नोड्यूल्स के 2 टाइप होते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी लोकेशन क्या है। ये था, ये है। कुछ नोड्यूल हो सकते हैं ये जो प्यूपिलरी मार्जिन पे बन रहे हो, कुछ ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया, एक तो इस तरीके का होता है ये पैटर्न, तो ये वाला जो पैटर्न है इसको हम लोग बोलते हैं कॉलरेट। आई कैन टीच द एनाटमी राइट नाउ, पूरी कॉलरेट। और अगर आपको चाहिए कि मैं सबसे पहले एनाटमी पढ़ाऊं तो मेरे को बता देना। इफ द रिस्पॉन्स ऑफ दिस वीडियो इज गुड ओनली देन आई विल कंटिन्यू दिस, क्योंकि ये बस मेरा मन था, शौक पूरा करना था तो मैं कर रही हूँ। कॉलरेट, तो अगर हमारे कॉलरेट पे नोड्यूल्स है, उसके आसपास है, वहां है, या हमारे प्यूपिलरी मार्जिन पे है, तो इनका नाम बदल दिया है। प्यूपिलरी मार्जिन वाले और कॉलरेट वाले, प्यूपिलरी मार्जिन पे जो नोड्यूल्स होते हैं इसको हम बोलते हैं बुसाकाज नोड्यूल, और जो कॉलरेट पे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोपीज नोड्यूल। सब कुछ पैथोलॉजी में है, मैं फिर से बार बार वो सेम चीज़ नहीं बताऊंगी, नोड्यूल क्यों कैसे क्या बने। एक चीज़ याद रखनी है, सब कुछ उसी वजह से हो रहा है जो मैंने आपको पैथोलॉजी बताई है। बुसाका और कोपीज नोड्यूल, ये हमें याद रखना है। एक लास्ट फीचर जो आइरिस में है दैट इज पोस्टीरियर साइनिकी।
अब साइनिकी एंटीरियर भी होता है। पोस्टीरियर की बात करेंगे हम यहाँ पे। आइरिस का फीचर है पोस्टीरियर साइनिकी। पोस्टीरियर तब होता है जब आइरिस का एडहेशन लेंस के साथ हो जाए। आइरिस किसी पीछे वाले स्ट्रक्चर के साथ जब एडहेशंस बना रहा होगा, यानी जुड़ रहा होगा, चिपक रहा होगा, तब हम उसे पोस्टीरियर साइनिकी। आइरिस जब किसी एंटीरियर वाले, अपने से आगे वाले स्ट्रक्चर को, हमें पता है ना आइरिस फिर उसके पीछे लेंस होता है, जब पीछे वाले स्ट्रक्चर के साथ जुड़ रहा है तो पोस्टीरियर साइनिकी, आगे वाले के साथ जुड़ेगा तो एंटीरियर बोलेंगे। पोस्टीरियर मतलब आइरिस का जो बैक सरफेस है, यानी कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस। लेंस के भी पार्ट होते हैं, कैप्सूल होता है, एंटीरियर कैप्सूल होता है, पोस्टीरियर कैप्सूल होता है। पोस्टीरियर कैप्सूल ज़्यादा कर्व्ड होता है। तो जब आइरिस का पोस्टीरियर सरफेस लेंस के एंटीरियर कैप्सूल से मिलता है, हम उसे पोस्टीरियर साइनिकी बोलते हैं। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस प्लस एंटीरियर कैप्सूल ऑफ लेंस, तब हम इसे पोस्टीरियर साइनिकी बोलते हैं। तो हमें इसमें पोस्टीरियर साइनिकी भी देखने को मिलता है। इतना लिख दोगे पास हो जाओगे, और डिटेल में लिखना है बहुत, इसमें भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे नंबरों से पास होगे। बट टॉपर है, अच्छे नंबर चाहिए, रैंकर बनना है, तो साइनिकी के भी टाइप्स होते हैं। अभी सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि नॉड्यूल के टाइप्स ये तो सबको ही लिखना है, सबके लिए ये बेसिक है पास होने के लिए अच्छे नंबरों से, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इसकी लैंग्वेज आप बुक से देख लेना, बट अभी आप समझ लो कि इसमें क्या है, याद कर लो। लैंग्वेज हमें बुक से पढ़नी है, बट मैं बोलूँगी याद करने की ज़रूरत नहीं है क्या टाइप्स ऑफ साइनिकी होते हैं। रैंकर बनना है, टॉप करना है, टाइप्स ऑफ साइनिकी पढ़ लेना बुक से, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस टाइम पे, जब प्रॉफ 2 से 3 महीने ही दूर होंगे। आई गेस आप लोगों के आने वाले होंगे प्रॉफ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आई गेस जनवरी फरवरी में ही होते हैं। तो 2 to 3 मंथ्स ये मान के चलते। तो अभी ये याद करना इतनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, हमें अच्छे नंबर से पास होना पे ध्यान देना है। सो ये हो गए आइरिस के फीचर। नेक्स्ट है एंटीरियर चेम्बर। एसी हम लोगों को अब तक तो पता ही होगा एंटीरियर चेम्बर क्या होता है। तो एंटीरियर चेम्बर में हमें क्या क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्वस फ्लेयर। एक्वस फ्लेयर क्या है, ये जो मैंने आपको बताया, जो सेल्स अब आ गए हैं, ग्रेविटी की वजह से ये सेल जाके सेटल डाउन हो जाएंगे आपके एंटीरियर चेम्बर में। ये मेरी आई है, ये मेरा एसी है। यहाँ पे आप देखना नीचे ऐसे ऐसे सेल्स मिलेंगे। हो सकता है एमसीक्यू हो जाए, हो सकता है इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। ये है एक्वस फ्लेयर, यानी कि जो हमारे प्रोटीनीशियस सेल ही है, ग्रेविटी की वजह से आके एंटीरियर चेम्बर में सेटल डाउन हो जाता है, तो हमें मिलता है एक्वस फ्लेयर। एक्वस फ्लेयर की ग्रेडिंग भी होती है, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, याद करने का है, वो मैं आपके स्क्रीन पर डाल दूंगी जो कि आ रही होगी। व्हाट इज द ग्रेडिंग ऑफ एक्वस फ्लेयर। दूसरा होता है एक्वस सेल्स। एक्वस सेल्स की भी ग्रेडिंग होती है, समझाने का कुछ नहीं है, याद करने का, स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लो, याद कर लो। नेक्स्ट चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, एसी की शेप और एसी की डेप्थ चेंजेस। ऑब्वियसली जब उसकी डेप्थ बदलेगी तो उसकी शेप भी बदलेगी। अब उसकी डेप्थ क्यों बदल रही है, क्योंकि सेल आ गए हैं, सेल ने क्लम्प कर लिया है, पीछे से ब्लड एक्वस बैरियर टूट गया है, तो एसी की डेप्थ एंड शेप चेंजेस। तो ये हो गया फीचर नंबर 3। फीचर नंबर 4, 4 चीज़ें जो हमें एंटीरियर चेम्बर में मिली। मूविंग ऑन टू द लास्ट चीज़ इज प्यूपिल। मैंने ये वीडियो लेना, मेरी वीडियो चल नहीं रही थी और मैं लिख रही थी, बोल रही थी। खैर प्यूपिल में हम लोगों को एक चीज़ याद रखनी है एंटीरियर यूवेटाइटिस में, दैट इज फेस्टून प्यूपिल। अब ये फेस्टून प्यूपिल दिखता कैसा है, ऐसे, ठीक है, ऐसा प्यूपिल आपका हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेस्ट्यून प्यूपिल। ये क्यों हो रहा है, पोस्टीरियर साइनिकी की वजह से। अब खुद सोचो, आइरिस जो था मेरा पीछे जाके लेंस पे चिपक रहा है, यहाँ से चिपक गया, यहाँ से चिपक गया, यहाँ से चिपक गया, तो जो आइरिस चिपक रहा है उसकी वजह से प्यूपिल की शेप भी बदलेगी। तो उसमें हमारा एक प्यूपिल जो हमें याद रखना है, एक तरह का प्यूपिल, दैट इज फेस्ट्यून प्यूपिल। पोस्टीरियर साइनिकी की वजह से फेस्ट्यून प्यूपिल मिलता है। नंबर 1 चेंज। नंबर 2 चेंज, जो प्यूपिलरी रिएक्शन है, यानी प्यूपिल डायलेट होता है ना, फिर उसके बाद कंस्ट्रिक्ट करता है जब भी लाइट पड़ती है,
तो जो लाइट पड़ने पे डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन ये होते हैं, ये प्यूपिलरी रिएक्शंस होते हैं। और इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है RAPD, रैपिड एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हमारा न्यूरोऑप्थैल का है, प्यूपल से रिलेटेड, प्यूपिलरी रिएक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे आप इतना याद रखो, स्लगिश या एब्सेंट होता है, यानी ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था फोटोफोबिया हो जाता है लाइट से। ये जो प्यूपिलरी रिएक्शन है, कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन, ये सब या तो बहुत स्लगिश वे में होगा या होगा ही नहीं। थर्ड चीज़ होती है प्यूपिल में ऑक्लूशियो प्यूपिले। ऑक्लूशियो मतलब ऑक्लूजन, ऑक्लूजन यानी कहीं पे हमारे को ब्लॉकेज हो गया किसी चीज़ का। प्यूपिले यानी प्यूपिल, प्यूपिल ब्लॉकेज हो गया किससे? सेल से। जो एक्सुडेट्स आए हैं, जो बाहर से चीज़ें आए हैं, उन्होंने प्यूपिल को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। तो ऑक्लूशियो प्यूपिले किस वजह से होता है? एक्सुडेट्स की वजह से। 3 चीज़ें प्यूपिल की याद रखनी है। नेक्स्ट इज लेंस। लेंस में या तो आप एक्सुडेट्स देखोगे, हमें पता ही है ब्लड एक्वस बैरियर टूट गया तो सेल्स वगैरह आके लेंस पे भी आ जाएंगे, उस पर भी आके चिपक जाएंगे एंड मेनी मोर थिंग्स। तो लेंस पे क्या चीज़ याद रखनी है हमें? एक्सुडेट्स, ये एक्सुडेट्स आ जाएंगे। और लेंस पे हम लोगों को एक चीज़ और याद रखनी है, एक आपका रेटिना बच रहा है, ये लेंस। लेंस के साथ साथ ही हम लोग याद रखते हैं विट्रस। विट्रस में हम लोगों को क्या याद रखना है? एक्सुडेट्स। तो लेंस, एक्सुडेट्स, विट्रस, एक्सुडेट्स। विट्रस में भी एक्सुडेट्स आ जाते हैं। रेटिना, जो रेटिना होता है ये है हमारा रेटिना। इसमें जो ये सेंट्रल एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैकुला। इसका एडिमा हो जाए तो मैकुलर एडिमा कैसा होता है? सिस्टॉइड। तो सिस्टॉइड मैकुलर एडिमा हम लोगों को मिलेगा रेटिना पे। IOP, इट कुड डिक्रीज और इट कुड इंक्रीज और इट कुड रिमेन नॉर्मल। ऑब्वियसली एंटीरियर चेम्बर की डेप्थ, उसकी लेंथ, उसकी शेप पर डिपेंड करेगा कि ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, नॉर्मल है। विद दिस आई फिनिश विद द क्लासिफिकेशन, इटियोलॉजी, साइंस एंड सिम्टम्स। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई और मे बी शायद से कंटेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। कॉम्प्लिकेशंस और इसका ट्रीटमेंट। कॉम्प्लिकेशन वैसे साइन सिम्टम्स के साथ ही होता है, बट मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में बना दूँ। So complication and treatment I'll deliver in the next video. So thank you for watching my video. I hope you like this video, and if you liked it, like, share and subscribe to my channel, and don't forget to hit the bell icon so that you never miss any update. मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो सही थी, शुड आई कंटिन्यू और नॉट, और मैं क्या क्या चेंजेस करूँ ताकि आपको बेटर डिलीवर कर सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।